वेलकम स्टूडेंट्स, आरबीएससी ऑनलाइन क्लासेस की आपकी अपनी पाठशाला में स्वागत है आपका। हम आज शुरू करने जा रहे हैं क्लास 11th का पॉलिटिकल साइंस। देखो बच्चों, अगर आपने आर्ट्स, ह्यूमैनिटीज और सोशल साइंस के सब्जेक्ट्स लिए हैं 11th में आके, इसका मतलब आपने 10th तक एसएसटी बहुत ध्यान से पढ़ी है, बहुत मजे से पढ़ी है, तभी आप आगे इन्हीं सब्जेक्ट्स को परस्यू कर रहे हो। ठीक है ना। तो हम जो शुरू कर रहे हैं पॉलिटिकल साइंस में, वो आपकी एक बुक है जिसका नाम है पॉलिटिकल थियरी, राजनीतिक सिद्धांत। उस किताब को हम शुरू करने जा रहे हैं और उस किताब का पहला चैप्टर भी यही है, राजनीतिक सिद्धांत एक परिचय। राजनीतिक सिद्धांत वाली जो बुक है वो आपको बहुत शानदार तरीके से ये बताएगी कि ये जो विचारधाराएं आती है ये आती कहाँ से है, क्यों ये विचारधाराएं पनपती है और क्या हमारे जीवन में इनका उपयोग है। देखो, ये जो पहला चैप्टर है राजनीतिक सिद्धांत, इसमें एक बार राजनीतिक शब्द को अलग कीजिए और सिद्धांत शब्द पे ध्यान देना है हमें। सिद्धांत क्या होते हैं? सिद्धांत, या जिनको हम थियरी कहते हैं, प्रिंसिपल्स कहते हैं, वो होते हैं विचारधाराओं से बनते हैं। विचारधाराएं हमारे दिमाग में कुछ न कुछ हमेशा चलता रहता है। जो नॉर्मली हम काम करते हैं उसके इतर इंसान का स्वभाव है सोचते रहना, तो वो सोचता रहता है कि क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, क्या होना चाहिए, अगर उसको ऐसा होना चाहिए तो हम कैसे करें। यानी हर एस्पेक्ट इंसान के दिमाग में चलता रहता है। तो जब वो विचार चलते रहते हैं, मंथन चलता रहता है, तो एक नया उसका सॉल्यूशन, उसका हल निकल के आता है। और जो हल निकल के आता है वो अगर ऐसा है कि पूरे मानव जाति के लिए अच्छा हो, तो वो विचारधारा या सिद्धांत बन जाता है। तो वो सिद्धांत इसलिए कहलाता है क्योंकि वो पूरी मानव जाति के लिए ही अच्छा होता है। अब अच्छा या बुरा वो बाद की बात है, लेकिन वो सिद्धांत तब बनता है जब वो बहुसंख्यक लोगों द्वारा मान्य होता है। तो ये जो थियरी होती है, थियरी तब बनती है जब इंसान उस चीज को प्रैक्टिकली अपने जीवन में उतारता है। अब हम इसको राजनीति से जोड़ देते हैं। जब हम राजनीतिक सिद्धांत की बातें करेंगे तो हम ऐसी चीजों से की बात करेंगे जो सिर्फ सत्ता या सिर्फ जिसे हम कह सकते हैं कि पावर की बात नहीं होती है। राजनीति एक बहुत बड़ा एस्पेक्ट है। अब तक आपने जो पढ़ा है 10th तक सिविक्स, 6th से जब आप शुरू करते हो तो आपको नागरिक शास्त्र के नाम पर पढ़ाया जाता है कि सरकार कैसे बनती है, सरकार क्या है, उसके अंग कौन कौन से हैं, ये सब पढ़ाया जाता है। उससे कहीं ज्यादा एस्पेक्टफुल है राजनीति विज्ञान। इसमें सिर्फ आपको सरकार के अंग, उनके बनने की प्रक्रिया, ये सब नहीं बताया जाता। उसमें ये बताया जाता है कि ये हमारे आम जीवन से कैसे रिलेट करता है, कैसे एक सामान्य आदमी भी राजनीति या इन सिद्धांतों से पूरी तरह से जुड़ा हुआ है, बल्कि एक आम इंसान के साथ ही राजनीतिक सिद्धांत शुरू होते हैं। छोटी छोटी कई सारी बातें जिनको हम ज्यादा वृहद स्तर पर अभी तक लेके नहीं गए हो आप 10th तक, जैसे न्याय है, जैसे स्वतंत्रता है, समानता है, ये सब चीजें जो आती है, इक्वालिटी और फ्रीडम वगैरह, ये सब चीजें बहुत वृहद स्तर पर हमारे जीवन से जुड़ी हुई है। और इन सारे सिद्धांतों को पढ़ने का काम जो है वो हम इस चैप्टर में, इस बुक में करेंगे, जहां हम धीरे धीरे सारे एस्पेक्ट्स निकालते जाएंगे। लेकिन इससे पहले हम ये आज डिस्कस करेंगे कि राजनीतिक सिद्धांत क्या होते हैं, राजनीतिक सिद्धांत क्यों बनते हैं, और राजनीतिक सिद्धांतों का जो है वो हमारे आम जीवन से क्या लेना देना है। जब हम राजनीतिक सिद्धांत कह रहे होते हैं तो हम सिर्फ पॉलिटिक्स या जिसको हम कहते हैं कि सिर्फ सत्ता की बात नहीं कर रहे होते हैं। हम हमारे पूरे आसपास के वातावरण, हमारे पूरे आसपास के समाज की बात कर रहे होते हैं, उसमें चलने वाले नियमों की बात कर रहे होते हैं, नियमों के भंग होने पर होने वाले दंड की बात कर रहे हैं। हम हर उस चीज की बात कर रहे हैं जो सामान्य इंसान से जुड़ी हुई है और उसको समाज या अपने आसपास के परिवेश से जोड़ती है। अब बात करते हैं राजनीतिक सिद्धांत, या जो राजनीति हम बात करते हैं उसकी राजनीतिक सिद्धांत क्या है और कैसे काम करते हैं, हमारे लिए उनका क्या इम्पोर्टेंस है। मनुष्य जो है वो दो चीजों में बिल्कुल यूनिक है, अद्वितीय है। पहला है विवेक और दूसरी भाषा। विवेक यानी रीजन, तर्क शक्ति। हम कुछ भी करने से पहले सोचते हैं और ये सोच के ये कोशिश करते हैं कि हमें पता चल सके कि इनके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे, परिणाम क्या होंगे, ये हम सबसे पहले सोचते हैं। ठीक है ना। और दूसरी भाषा, हम सिर्फ सोचते नहीं हैं, हम सिर्फ समझते नहीं हैं, हमने जो सोचा है, हमने जो समझा है, उसको हम दूसरे तक पहुंचा भी सकते हैं। यानी ये दो चीजें हैं जो मनुष्य को बाकी सारी प्रजातियों से बहुत ऊपर ले जाती है।
और भी आपने देखा होगा इतनी सारी प्रजातियां हैं, हाथी रहते हैं, कुत्ते रहते हैं, बिल्ली, गाय, इतने हमारे आसपास जीव हैं, लेकिन वो हमारे जितना क्यों नहीं आगे बढ़ पाए? इसीलिए क्योंकि मनुष्य के पास ये दो चीजें हैं और ये दो चीजें उसे पूरे दुनिया में यूनिक बना देती है, अद्वितीय बना देती है। सबसे पहली रीजन और दूसरा लैंग्वेज। वो जितना सोचता विचारता है उतना उस तरह से प्लान करके कोई नहीं सोच विचार सकता और अपने सोच को, अपने विचारों को दूसरों के सामने रख सकता है भाषा के द्वारा, चाहे भाषा कोई सी भी हो, लेकिन अपने विचारों को सामने रख सकता है। तो ये जो है, ये मनुष्य की दो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो मनुष्य को मिली है। और इसी की वजह से मनुष्य क्या करता है, राजनीति में कई सारे सवालों के जवाब ढूंढने की कोशिश करता है। अब सवाल क्या हो सकते हैं? वो हो सकते हैं कि एक तो समाज को कैसे संगठित होना चाहिए, हमें सरकार की जरूरत क्यों है। देखो, जब हम पढ़ते हैं कि इंसान का, समाज का एवोल्यूशन कैसे हुआ, तो समाज को इवॉल्व होने में टाइम लगा। इंसान पहले जब आदिम स्थिति में था तब क्या होता था, तब वो जंगल में रहता था, किसी जानवर की तरह दूसरे जानवर का शिकार किया, उसको चीरा फाड़ा खा गया, बात खत्म। लेकिन फिर धीरे धीरे उसे सुरक्षा की जरूरत महसूस हुई तो उसने मिलकर रहना शुरू किया, भाई परिवार बनाया, मिलकर रहना शुरू किया ताकि अपने परिवार की रक्षा कर सके। जब मिलकर रहे तो फिर बीच में कुछ नियमों का होना जरूरी हुआ ताकि उनकी भी स्वतंत्रता भंग नहीं हो, खुद की भी स्वतंत्रता भंग नहीं। तो जब मिलकर रहने के लिए नियम बनाए और धीरे धीरे समाज का निर्माण किया और समाज का आकार जब बढ़ता गया और वो राज्य बना तो राज्य के लिए सरकारों की जरूरत हुई। यानी ये धीरे धीरे ये जो एवोल्यूशन हुआ है ये इंसान की तर्क शक्ति की वजह से ही हुआ है। तो हमें सरकार की जरूरत क्यों है, उसके बाद में फिर जब ये सोच लिया कि सरकार की जरूरत क्यों है तो ये सोचा कि सरकार का सर्वश्रेष्ठ रूप कौन सा है। अब जब सरकार बनी, एक इंसान को उन्होंने राजा मान लिया और उस राजा ने अपने नियम उन पर लागू किए, तब उनको समझ में आया कि नहीं, हम इस तरह से एक के राज में नहीं रह सकते, हमें ऐसी सरकार चाहिए जो हम बनाएं। तो इस तरह से सरकार का रूप कौन सा अच्छा है उनके लिए ये सोचा। फिर ये सोचा कि ये जो कानून हम बना रहे हैं क्या ये हमारी आजादी को सीमित कर रहे हैं। अब कानून बनेंगे तो आप पर, इसका मतलब कानून का मतलब यही है कि कुछ न कुछ बंदिशें लगाई जाएंगी। तो क्या कानून को माना जाए या नहीं माना जाए, या ये जो सरकार बनी है उसकी हमारे प्रति क्या देनदारी है, हमारे प्रति क्या उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अगर सरकार की रिस्पॉन्सिबिलिटी हमने तय कर दी तो फिर हम ये तय करेंगे कि नागरिक के रूप में हमारी क्या जिम्मेदारियां हैं, एक दूसरे के प्रति हमारी क्या देनदारियां हैं, ये हमने तय किया। यानी कहने का मतलब है कि धीरे धीरे इस इवोल्यूशन की प्रोसेस में, इस प्रगति की प्रक्रिया में इंसान आगे से आगे सोचता चला गया और यही सोच, यही क्वेश्चंस के जब उसे आंसर मिलते गए तो सिद्धांतों का निर्माण होता गया। So human beings are unique in two respects. First is reason and second is language. From the reason he can think that what should be the good for him or good for the society, and with the language he or she can give the reasons, words, or he or she can interpret his or her reasons. Then that's why always try to analyze certain basic questions, and the questions are: first, how should society be organized? Then why do we need government, and what is the best form of government, and does law limit our freedom? It is the most important question that human always think about, that laws are limitize freedom and respects. Then what does the state owe its citizens, and what do we owe each other as citizens? So these are the questions जिनका इंसान हमेशा से जवाब ढूंढने की कोशिश करता है। जब इन सवालों के जवाब उसे मिल जाते हैं तो वो सिद्धांत के रूप में सामने आता है। और सिर्फ हम इंसान नहीं, बड़े बड़े जो हम विचारक जिनके बारे में सुनते हैं, आप देखिए यहाँ महात्मा गांधी है, विवेकानंद है, सुकरात है जो कि यूनान के महानतम विचारों में माने जाते हैं। सुकरात के साथ अरस्तु का नाम हम ले सकते हैं, प्लेटो का नाम हम लेते हैं, मैकियावेली का नाम हम लेते हैं, जिनको आप आगे के चैप्टर्स में पढ़ेंगे। तो ये सब विचारक जो थे वो यही उनकी शुरुआत हुई। उन्होंने जब दर्शन शास्त्र में सोचना शुरू किया तो सबसे पहले यही सोचा कि क्या और किस तरह से समाज का निर्माण हुआ। अब निर्माण हुआ तो क्या किया जाए, किस तरह से सरकार को उसके सर्वश्रेष्ठ रूप में लाया जाए। ये सब चीजें जब सोची जाती है तो ये सोच धीरे धीरे किसी न किसी सिद्धांत का निर्माण करते हैं।
अब आपके चैप्टर में जो बेसिक क्वेश्चन, सबसे पहला क्वेश्चन निकलता है और बहुत ही शानदार और बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक जो है वो है कि राजनीति क्या है। देखो, व्हाट इज पॉलिटिक्स, ये क्वेश्चन जो है अगर हम सोचे तो बहुत ही सिंपल सा जवाब आपके दिमाग में आ जाएगा। चलो मैं आपको 10 सेकंड देती हूँ, आप 10 सेकंड में सिर्फ ये सोचिए कि राजनीति है क्या, ठीक है ना। जो पहला जवाब आए ना उसको अपने दिमाग में एक बार सेव करके रखिए, ठीक है। व्हाट इज पॉलिटिक्स एट ऑल, आप क्या सोचते हैं कि राजनीति क्या है, सोच लिया। अब देखो, कई सारे बच्चे हैं जिन्होंने कहा कि राजनीति क्या है, राजनीति यानी सत्ता प्राप्त करना, चुनाव लड़ना और हिंसा करना, ये सब, ठीक है। तो वो हो गया उसका नेगेटिव थॉट। कई सारे बच्चों ने ये सोचा राजनीति का मतलब है सरकार चलाना, राजनीति का मतलब है कि जनता के लिए अच्छे काम करना, तो वो हो गया उसका पॉजिटिव थॉट। यानी कि दोनों तरह के थॉट्स हमारे समाज में, हमारे दिमाग में राजनीति के लिए चलते हैं। जब हम पहला नाम सुनते हैं, एक बार के लिए, एक सेकंड के लिए, जैसे ही हम नाम सुनते हैं राजनीति, तो हमारे दिमाग में स्ट्रक कर जाता है जोड़ तोड़, हमारे दिमाग में स्ट्रक कर जाते हैं षड्यंत्र हो रहे हैं, कॉन्स्पिरेसीज हो रही है, ये सब राजनीति को डिफाइन करते हैं हमारे दिमाग में। लेकिन ये एक छोटी सोच या छोटी परिभाषा बस है, और पूरा राजनीति का अर्थ ये नहीं होता है कि बस कॉन्स्पिरेसी हो रही है या सरकार को। राजनीति, ये दो शब्द है ना, पॉलिटिक्स जो है ना वो राज और नीति। राज यानी सत्ता या सरकार चलाना, और नीति का मतलब होता है नियम, कानून या सिद्धांत। तो चूंकि हम बात ही राजनीतिक सिद्धांतों की कर रहे हैं, तो जब सिद्धांतों की बात कर रहे हैं तो सबसे पहले राजनीति शब्द को डिफाइन करना बहुत जरूरी होता है। अब एक छोटा सा एग्जाम्पल ले लीजिए। आप समझिए कि आपके परिवार में कोई जो है वो पॉलिटिशियन है, ठीक है, कोई राजनीतिज्ञ है। तो आप अगर किसी को कहेंगे तो यही कहेंगे कि अरे पॉलिटिक्स का मतलब होता है जन सेवा करना, लोगों के बीच रहना, लोगों की बात सुनना, उनकी समस्याओं का समाधान करना, यही कहेंगे। लेकिन वहीं अगर मैं एक कोई ऐसी नागरिक हूं जिसको सरकार से या फिर राजनीति से कोई फायदा नहीं मिला है, तो मैं दूर बैठकर यही कहूंगी कि नहीं, कुछ भी नहीं होता है। पॉलिटिक्स का मतलब होता है सिर्फ अपना स्वार्थ साधना और चालें चलना और इस तरह से करना। तो यानी कहने का मतलब ये है कि जो उस फील्ड में होता है वही समझ पाता है राजनीति क्या है। लेकिन जब हम पॉलिटिकल साइंस पढ़ते हैं, जब हम ये देखते हैं कि राजनीति विज्ञान जो हम सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं उसके अकॉर्डिंग जब हम पढ़ेंगे राजनीति, तो राजनीति का अर्थ जो है बहुत वृहत निकल कर आएगा। तो चलिए बात करते हैं आपकी बुक में किस तरह से दिया हुआ है। देखो, राजनीति की जब अपन बात करते हैं तो बहुत सारे विचार हमारे सामने आते हैं, जिनमें से दो प्रकार हम कह सकते हैं। एक तो पहला सकारात्मक विचार। सकारात्मक विचार ये है कि राजनीति क्या है, राजनीति जन सेवा है, जनता की सेवा करना। आप चुनाव लड़ो, आप सरकार बनाओ, और अगर आपकी सरकार बन जाती है तो आप जनता के लिए जितने काम कर सकते हो वो कर लो। लेकिन जो नकारात्मक विचार होंगे वो यही कहेंगे कि राजनीति जोड़ तोड़ है, राजनीति घोटाले हैं, अपने स्वार्थों को पूरा करना है, ये सब राजनीति है, ठीक है ना। तो यही दो विचार है जो मोस्टली निकल कर आते हैं। You would have noticed that people have different ideas about what politics is. So we can say there are two types of ideas that we can get. First are negative thoughts, positive thoughts, which means politics as a public service. If someone is a politician, he always think about what to do for people and what he or she can do for people, and that is public service. And the second is negative idea, which means politics as manipulation, scams, way to fulfill self desires. But this is not only the politics is. ये सिर्फ यही पॉलिटिक्स नहीं होती है, ठीक है ना। जैसे अब जब हम इतने बात ही कर रहे हैं राजनीति की, तो महात्मा गांधी ने एक बात कही थी कि राजनीति जो है वो एक अजगर की तरह है। अजगर मतलब पाइथन। तो जब वो कुंडली मार लेता है, जब वो अपने शरीर को हमारे चारों ओर लपेट लेता है ना, तो उसके बाद में उसकी कुंडली से निकलना मुश्किल होता है, निकलना बिल्कुल इम्पॉसिबल हो जाता है। तो राजनीति बिल्कुल अजगर की उसी कुंडली की तरह है। ये बात महात्मा गांधी ने कही, आपकी बुक में भी यही चीज कोट की हुई है कि राजनीति जो है वो अजगर की कुंडली की तरह है। अब हमें पता है कि हमें इसमें रहना ही है, हम इससे निकल तो सकते नहीं, तो फिर इसको शांतिपूर्वक और सुलझाने की कोशिश हमें करनी चाहिए। या इसका एक छोटा सा एग्जाम्पल ये लेते हैं कि हम कह रहे हैं कि हमारे सामने कीचड़ पड़ा है। अब हमें वो कीचड़ भी अच्छा नहीं लग रहा
और हम उस कीचड़ से बच के भी नहीं जा सकते, हमें उस कीचड़ को साफ भी करना है। सारी बातों के लिए पहले उस कीचड़ में उतरना पड़ेगा अगर हमें उस कीचड़ की सफाई करनी है तो यानी कहने का मतलब ये है कि अगर राजनीति जो जिसको हम जिस तरीके से ग्रहण करते हैं कि अगर नेगेटिव है या पॉजिटिव है, तो एक बार पहले उसका एक्सपीरियंस करना जरूरी है और एक्सपीरियंस करने से पहले उसको जानना जरूरी है, ठीक है ना। तो वही कोशिश हम यहाँ कर रहे हैं, जान रहे हैं कि राजनीति है क्या। तो अब जब हमने ये देखा कि राजनीति है क्या, तो कुछ क्वेश्चंस हमारे सामने आते हैं। क्या राजनीति एक ऐसी अवांछित गतिविधि है जिससे हमें अलग रहना चाहिए या पीछा छुड़ा लेना चाहिए? फिर तो अगर वो गलती है तो फिर तो हमें उससे दूर रहना चाहिए, हमें राजनीति में जाना ही नहीं चाहिए। ये हमारी एक थॉट बन जाती है कि अरे नहीं नहीं, हम तो राजनीति से दूर रहते हैं। कई लोगों के मुंह से आपने ये सुना होगा, राजनीति से तो हम दूर ही भले ही अपने किसी भी सेक्टर में जहां वो काम कर रहे हो वहां पर जोड़ तोड़ करे, वहां पर वो कॉन्स्पिरेसी करे, षड्यंत्र करे, एक दूसरे की बुराई करे, या आगे बढ़ने के लिए किसी और का बुरा हो रहा है तो होने दे, कोई फर्क नहीं। लेकिन जब बात पॉलिटिक्स की आती है तो सब यही कह देते हैं कि हमें तो भाई राजनीति से दूर ही रहना अच्छा है। सो द क्वेश्चन इज पॉलिटिक्स एन अनडिजायरेबल एक्टिविटी दैट वी शुड स्टे अवे फ्रॉम एंड गेट रिड ऑफ? क्या ऐसा ही है? नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर कोई भी राजनीति में नहीं जाएगा तो फिर सरकार या सत्ता जिसकी हम बात करते हैं वो कैसे संचालित की जाएगी, सबसे पहली बात। और अगर सरकार या सत्ता को संचालन नहीं किया जाएगा तो वो नियम कैसे बनेंगे जिनसे कि सरकार या जो सत्ता है वो चलाई जा रही है, जिनसे नागरिकों के लिए जो है कानून डिसाइड किए जा रहे हैं, वो कुछ भी काम नहीं कर पाएगा। और अगर पूरा तंत्र काम नहीं करेगा तो क्या होगा? तो फिर पूरे देश में या राज्य में अराजकता फैल जाएगी और ऐसे में भी नुकसान हमारा ही आम जीवन का ही होगा। तो फिर क्या है? तो फिर ये क्वेश्चन आ सकता है कि या फिर ये इतनी उपयोगी गतिविधि है कि बेहतर दुनिया बनाने के लिए हमें निश्चित ही इसमें शामिल होना चाहिए। लेकिन अगर सभी राजनीति में शामिल हो जाएंगे तो फिर सिलेक्शन करने वाले कौन होंगे? कहने का मतलब ये है कि राजनीति जो है वो एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर जाकर आप अपनी इच्छा शक्ति से अपने देश के लिए या फिर जिस भी प्लेटफॉर्म पर हैं आप वहां के आसपास के माहौल को बदलने के लिए बेहतर तरीन काम कर सकते हैं। और वो काम तब किए जाएंगे जब आप उसमें शामिल होंगे। शामिल होने का मतलब ये नहीं है, अगर मैं ये कहूं कि मैं राजनीति में शामिल होना चाहती हूँ तो जरूरी नहीं कि मैं चुनाव लड़ूं। सबसे पहले मैं एक नागरिक के तौर पर अपने कर्तव्य निभाऊं, उसके बाद मैं मतदाता के तौर पर अपने कर्तव्य निभाऊं, उसके बाद में अगर जिसको मैंने चुना